हेलो मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सीएल चौधरी लेक्चर थर्ड सुपर टेट का भारतीय अर्थव्यवस्था में आज बेरोजगारी को लेकर के आया हूँ, जहाँ से हमेशा आपकी परीक्षाओं में एक दो प्रश्न पूछ ही लेता है। सबसे पहली बात, बेरोजगारी है क्या? पहले मैं इसको चार्ट के माध्यम से आपको दिखाऊंगा और फिर कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं मैं इनकी बात करूँगा। तो देखिए, जो बेरोजगारी है तो कभी कभी पूछता है ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है, फिर कभी कभी पूछता है अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है, और फिर पूछता है आश्रित जनसंख्या क्या है, कार्यशील जनसंख्या क्या है। देखिए, बेरोजगारी चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश, दोनों जगह देखने को मिलती है। विकसित देश में सप्लाई अधिक होती है, डिमांड कम, जिसके कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है। और भारत जैसे देश में संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। यहाँ पर दो प्रकार की, घर्षण जनित और दूसरी जो बेरोजगारी है चक्रीय। यहाँ भी दो प्रकार की, मौसमी और अगला है प्रच्छन्न या छिपी। तो ध्यान से समझिए, अब विकासशील देश में तो ये बेरोजगारी आपकी ग्रामीण में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ शहरों में भी देखने को मिलती है, शहरी। तो शहरी में दो प्रकार की, इंडस्ट्रियल औद्योगिक और दूसरा शिक्षित। तो ध्यान से समझिए कि 15 से पहले को आश्रित जनसंख्या, 64 या 65 के बाद की जनसंख्या को भी आश्रित जनसंख्या के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब 15 के पहले बच्चे अपने माता पिता पर, 64 या 65 के बाद बुजुर्ग अपने बच्चों पर आश्रित होते हैं, इसलिए हम इसे आश्रित जनसंख्या के नाम से जानते हैं। प्रचलित मजदूरी दर पर, मतलब जो चलन में है, प्रचलित मजदूरी दर पर जो व्यक्ति काम करना चाहता है, यदि उसे काम नहीं मिलता तो उसे हम अनैच्छिक बेरोजगार के नाम से जानते हैं। मतलब उसकी इच्छा तो है काम करने की, लेकिन उसको काम ही नहीं मिल रहा है, तो उसे हम अनैच्छिक बेरोजगार कहते हैं। और जिसे प्रचलित मजदूरी दर पर काम मिल जाए, वो करना ही ना चाहे, मतलब अपनी इच्छा से बेरोजगार है, तो उसे हम ऐच्छिक बेरोजगार के नाम से जानते हैं। अब जैसे विकसित देश में बेरोजगारी, वहाँ सप्लाई ज़्यादा होती है और उस अनुपात में डिमांड नहीं हो पाती है, जिसके कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है विकसित देश में। लेकिन भारत जैसे देश में कई बार परीक्षाओं में आया कि भारत में कैसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसी बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। स्किल के अभाव में व्यक्ति बेरोजगार है, क्वालिटी के अभाव में बेरोजगार है, तो उसे हम संरचनात्मक बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। अगला है आपका घर्षण जनित बेरोजगारी। एक काम को छोड़कर जब व्यक्ति दूसरे काम की तलाश में जाता है, तो जितने दिनों तक उस काम को वह सीखता है, बेरोजगार रहता है। तब एक काम को छोड़कर जब व्यक्ति दूसरे काम की तलाश में जाता है और जितने दिन तक उसको सीखता है, वो बेरोजगार रहता है, तो उसे हम घर्षण जनित बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। जैसे आप इलाहाबाद में कोई जॉब कर रहे हैं, अब आप दिल्ली चले गए जॉब की तलाश में और 10-15 दिन आपको काम ढूंढना पड़ा, तो उस दिन आपको कोई वेतन नहीं मिलेगा, तो आप घर्षण जनित बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे। चक्रीय बेरोजगारी, डिमांड में कमी और वृद्धि के साथ जब मांग बढ़े तो रोजगार बढ़े और मांग घटे तो रोजगार घटे, तो उसे हम चक्रीय बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। ये दोनों बेरोजगारी का संबंध कृषि से है। अब जरा समझो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। देखिए, उद्योग धंधे वहाँ पर होते हैं जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन भी उपलब्ध हो, साथ साथ सड़क हो, बिजली हो और बाजार व्यवस्था भी हो। तो उद्योग कहाँ है, शहर में है या नदी के तट पे है? लेबर कहाँ है, गांव में।
तो जिस अनुपात में लेबर की मांग होती है उससे अधिक पूर्ति हो जाती है, जिसके कारण मजदूरों की छटनी होने लगती है। भाई ज़रूरत है 10 लोग की, आ गए 20 लोग, तो 10 लोगों को क्या करेगा, बाहर कर देगा, तो उसे हम औद्योगिक बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। शिक्षित बेरोजगारी बड़ी दुखदाई है, कष्टदायी है, क्योंकि व्यक्ति इसमें पैसा बर्बाद किया, समय बर्बाद किया और इसके बाद भी बेरोजगार है, इसलिए शिक्षित बेरोजगारी कष्टदायी है। आगे आइए मौसमी बेरोजगारी। जब खेती बाड़ी का काम होता है तो व्यक्ति कार्य में संलग्न रहता है और जैसे ही काम समाप्त हो जाता है व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है, तो इसे हम मौसमी बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी। तो जरा समझिए, ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि किसी काम को करने के लिए जितने लोगों की ज़रूरत है उससे अधिक लोगों का लगा होना, जिनके द्वारा किया गया सीमांत उत्पादन शून्य होता है। तो फिर से समझ लीजिए कि प्रचलित मजदूरी दर पर जो व्यक्ति काम करना चाहता है, यदि उसे काम नहीं मिलता तो उसे अनैच्छिक बेरोजगार कहते हैं। काम मिल जाए, करना न चाहे तो उसे ऐच्छिक बेरोजगार कहते हैं। 15 से पहले की जनसंख्या को आश्रित कहते हैं। 64-65 के बाद की जनसंख्या को आश्रित कहते हैं। इसके बीच की जनसंख्या को श्रम शक्ति कहते हैं, श्रम शक्ति के नाम से जानते हैं। विकसित देश में सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम, जिसके कारण बेरोजगारी। घर्षण जनित का मतलब एक काम को छोड़कर दूसरे काम की जो तलाश में जाते हैं उतने दिन तक बेरोजगार रहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी मांग में वृद्धि और कमी के साथ घटती बढ़ती रहती है। मौसमी बेरोजगारी खेती बाड़ी का काम है तो व्यक्ति रोजगार में लगा हुआ है, जैसे काम समाप्त हुआ तो बेरोजगार हो गया। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी को जरा और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत बार प्रश्न आ चुका है, तो इसको आप फिर से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये कोई खेत है, अब इसमें 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, उत्पादन 100 kg हुआ। अब इसी में 2 व्यक्ति को वृद्धि कर दिया गया, फिर भी उत्पादन 100 kg, मतलब उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये दोनों को खेत से बाहर कर दो तो उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसी को हम प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। आगे चीज, बेरोजगारी का अनुमान NSSO, बेरोजगारी का जो अनुमान है वो NSSO के द्वारा लगाया जाता है, नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस। इसकी स्थापना भी CSO के साथ 1951 में हुई। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, और नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा किसका, बेरोजगारी का अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ से आपके जो प्रश्न बनेंगे, पहला कि भारत में कैसी बेरोजगारी, तो संरचनात्मक। प्रच्छन्न बेरोजगारी में उत्पादन कितना होता है, तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है। और बेरोजगारी का अनुमान कौन लगाता है, तो NSSO, नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा लगाया जाता है। तो मित्रों, मैंने आज की क्लास में आपको पूरी बेरोजगारी के बारे में बता चुका हूँ। फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं। तो आज की क्लास मित्रों यहीं तक, धन्यवाद।